हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज हार्ड डे चैलेंज का आज डे है 40। आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस वो लिए हैं जिसमें डिफरेंसेस, डिस्टिंग्विश बिटवीन और कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा डीएनए और आरएनए में डिफरेंस का है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? तो आरएनए हैज़ अ डी राइबोज शुगर वाइल डीएनए हैज़ 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जूम करके देख सकते हैं। आरएनए एग्जिस्ट एज अ सिंगल चेन, ठीक है, आरएनए सिंगल चेन में, और ये जो डीएनए है इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इस तरीके से रहता है, ठीक है। फिर बेस यूनिट्स जो होती हैं प्यूरिन एंड पेरीमिडीन बेस। आरएनए में एडेनिन ग्वानिन जो है वो प्यूरिन बेसिस हैं जिसमें डबल रिंग्स प्रेजेंट होती है, 5 मेंबर रिंग और एक 6 मेंबर रिंग यूज रहती हैं। और साइटोसिन एंड यूरेसिल जो है वो पेरीमिडीन बेस हैं जिसमें 6 कार्बन रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होती है। तो साइटोसिन एंड यूरेसिल प्रेजेंट है। जबकि डीएनए में क्या है कि एडेनिन ग्वानिन जो है वो प्यूरिन बेस है, एडेनिन ग्वानिन, एंड थाइमिन एंड साइटोसिन, थाइमिन साइटोसिन एंड थाइमिन। तो ये जो थाइमिन है डीएनए का, उसकी जगह पर आरएनए का यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आप समझ लें। एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन बेसिस हैं, दोनों में कॉमन है। साइटोसिन एंड यूरेसिल पिरिमिडिन बेस हैं, और डीएनए में साइटोसिन और यूरेसिल की जगह पर है थाइमिन बेस। तो ये डीएनए और आरएनए का डिफरेंस है। RNA is responsible for the protein synthesis and DNA is responsible for inheritance of the character। तो ये कम से कम 2-2, 3-3 डिफरेंसेस आप लर्न कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होती हैं वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स जो होती हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होती हैं। तो सबसे पहले यही ध्यान रख लीजिए कि फाइब्रस प्रोटीन्स जो होती हैं इनसॉल्युबल इन वाटर होती हैं, जैसे केराटिन हो गया। आपके बाल जो प्रोटीन है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो फाइब्रस प्रोटीन हुए। तो दीज आर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो वाटर सॉल्युबल हैं, स्फेरिकल इन शेप है, ठीक है, एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर हाईली अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स जो हैं वो वाटर इनसॉल्युबल हैं, लीनियर इन शेप है, ठीक है, और फाइब्रस प्रोटीन्स आर स्टेबल टू मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। तो एग्जांपल्स हमने पिछले वीडियोस में पढ़े हैं कि केराटिन एंड मायोसिन ये फाइब्रस हो गई, और जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन में हीमोग्लोबिन आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर्स कार्बोहाइड्रेट विच कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट को जो रिड्यूस कर दें वो क्या हो गए, रिड्यूसिंग शुगर हो गई। दे हैव फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप, इसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होते हैं। एंड ओसाजोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इसमें ओसाजन मतलब वो रिएक्शन होती है जिसमें ओसाजन बनता है, वो रिड्यूसिंग शुगर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स हो गए माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सॉरी फ्रुक्टोज नहीं है, माल्टोज एंड ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल हैं, ठीक है। इसी तरीके से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, नॉन रिड्यूसिंग होंगी। दे डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, एंड ओसाजन फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। तो नॉन रिड्यूसिंग होगा सुक्रोज एंड रैफिनोज। तो आपने सुक्रोज पढ़ा है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज है। अभी मैंने आपको कहा कि फ्रुक्टोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बट इन बेसिक मीडियम फ्रुक्टोज बिकम्स रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ आइसोमेराइजेशन ऑफ फ्रुक्टोज
इनटू ग्लूकोज। तो ये हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो ये एक छोटा सा क्विक रिव्यू है। आप फटाफट इन क्वेश्चंस को करते जाएं। कम से कम 3 4 डिफरेंसेस हैं, 2 डिफरेंस कम से कम लर्न कर लें, एग्जाम्पल लर्न कर लें, तो ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टेबल है हमारी, जिसमें एक टेबल है जिसमें हार्मोन्स, ग्लैंड्स, किस हार्मोन, कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है और उसका क्या फंक्शन है, ये आपको दिखाई गई है। और ये आप देख सकते हैं कि जूम करके देखें तो स्टेरॉयड हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन्स टेस्टिस सीक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन है, ये टेस्टिस यानी मेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फीमेल हार्मोन है, ये ओवरी सीक्रेट करती है। कॉर्टिसोन जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करती है। एड्रिनालिन, अच्छा देखिए ये 3 जो एग्जांपल हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन्स के हैं, यानी कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। और इसके अलावा एक कॉर्टिसोन हार्मोन और याद कर लीजिए। फिर एमीन हार्मोन्स जिसमें एड्रिनालिन एंड थायरॉक्सिन है, तो ये 2 एग्जांपल जो हैं वो एमीन हार्मोन्स के हैं। और ये एड्रिनालिन मेडुला और थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है। फिर पेप्टाइड हार्मोन्स जो हो गए वो आपके हो गए ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में होती है, तो वो ऑक्सीटोसिन जो है पेप्टाइड हार्मोन है। वेसोप्रेसिन, ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इसी तरीके से इंसुलिन पैनक्रियास से, एंड ग्लूकागॉन ये भी पैनक्रियास से। तो ये जो 4 हार्मोन्स हैं वो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। तो हार्मोन्स की 3 मेजर कैटेगरी हुई, एक हुई आपकी स्टीरॉयड हार्मोन्स, दूसरी अमीन हार्मोन्स एंड तीसरी हो गई पेप्टाइड हार्मोन्स। अब इनका फंक्शन क्या है इसे देख लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। तो टेस्टिस जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल ऑर्गन्स, ओवरी जो है जो ओवरी से जो सीक्रेट होता है हार्मोन वो इन्फ्लुएंस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को एंड मेंटेन प्रेगनेंसी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा, हाँ इसी तरीके से कॉर्टिसोन का जो फंक्शन है वो कॉर्टिसोन हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट करता है, ये इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। एड्रिनालिन जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है, पल्स रेट को इंक्रीज़ कर देता है। इट ऑल्सो रिलीजेज ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड्स फ्रॉम फैट्स। तो एड्रिनालिन का ये वर्क होता है। थायरॉक्सिन जो होता है इट स्टिमुलेट्स रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेट्स जनरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसका फंक्शन ये होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है जो कि पेप्टाइड हार्मोन की कैटेगरी का है, इट कॉजेज कंस्ट्रक्शन ऑफ सम स्मूथ मसल्स, इट कॉजेज कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स के कंस्ट्रक्शन का भी काम करता है। इट ऑल्सो कॉजेज कंट्रैक्शन ऑफ यूटरस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन चाइल्ड बर्थ के टाइम पर मसल्स को कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। एंड वेसोप्रेसिन जो है इट कंट्रोल्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनीज। एंड इसी तरीके से आपका इंसुलिन हार्मोन्स कंट्रोल्स द ब्लड शुगर लेवल। और ग्लूकागॉन जो होता है कि अगर ब्लड शुगर लेवल डाउन है तो ये ब्लड में ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये हार्मोन्स और हार्मोन्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए एक कॉम्पैक्ट टेबल है, इसे लर्न कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन्स की एक टेबल है, उसको भी ध्यान से देखें। तो जो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं, जूम करके फटाफट। विटामिन ए, विटामिन ए जो है उसे रेटिनॉल कहते हैं, ठीक है। जनरल नेम्स भी आप लर्न कर लें, फार्मूले लर्न करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। विटामिन विटामिन ए इज़ रेटिनॉल, विटामिन B1 इज़ थायमिन, विटामिन B2 जो मैं बोल रही हूँ लिखा हुआ और भी है,
लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो विटामिन ए इज़ रेटिनॉल, विटामिन बी इज़ थायमिन, विटामिन B2 इज़ राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 इज़ पीरिडॉक्सिन, B12 इज़ साइनोकोब्लामिन, विटामिन सी इज़ एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी इज़ कैल्सीफेरॉल और एर्गोकैल्सीफेरॉल। आप में से बहुत सारे बच्चों के घर में ये टैबलेट्स होंगी घर में, तो आप उसके केमिकल नेम उसके कंपोजिशन में देख सकते हैं। विटामिन डी के सैशे पे कैल्सीफेरॉल या एर्गोकैल्सीफेरॉल लिखा होता है। विटामिन सी जो होगा वो स्कॉर्बिक एसिड लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एनालिटिकल वे में बहुत सारी चीज़ों को चलते फिरते भी याद कर सकते हैं। इसी तरीके से विटामिन ई जो है वो अल्फा टोकोफेरॉल है। विटामिन के इज़ फिलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन के जो है K1 K2 दो फॉर्म में। तो इस तरीके से विटामिन्स और उनके हमने जो केमिकल नेम्स हैं वो देखें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनके सोर्सेज क्या हैं। तो सोर्सेज आपको जनरली पता होता है, विटामिन ए मिल्क, बटर, एग। विटामिन B1 जो होता है एग, फिश, मीट, राइस, वीट। विटामिन बी जो होता है अधिकतर छिलके में भी होता है। तो विटामिन B2 जो हो गया मिल्क, चीज़, एग। तो ये कुछ कॉमन है वो देख। ऐसे ही विटामिन B6 वीट, मेज़, हस्क ऑफ राइस। तो विटामिन B6 होता है। B12 जो होगा वो लिवर, एग, फिश, मीट एट्सेट्रा। विटामिन सी जो हो गया वो सिट्रस फ्रूट्स में हो गया, लेमन, ऑरेंज, टोमेटोज़। विटामिन डी जो हो गया एग, मीट, फिश, लिवर, ऑयल, बटर। और ये हमारी बॉडी में भी सनलाइट के थ्रू सिंथेसाइज होता है। विटामिन ई जो हो गया वो मिल्क, एग, मीट, पल्सेस, ग्रीन वेजीज, ठीक है, सीड्स, बीन्स, इनमें हो गया। विटामिन के जो हो गया वो कैबेज में, स्पिनच में, ग्रीन वेजिटेबल्स में, एग और फिश में। तो एग और मिल्क जो होता है वो कंप्लीट फूड हो जाता है। तो इसमें मोस्टली आपको विटामिन्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब फंक्शन देख लेते हैं इनका। फंक्शन ऑन डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन ए जो होता है इट इज़ इसेंशियल फॉर विजन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगेंस्ट डेवलप्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़। तो डिजीज़ जो हो सकते हैं विटामिन ए की कमी से, नाइट ब्लाइंडेडनेस हो सकती है और ज़ीरो ऑफ्थैल्मिया। इस पर हम एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो विटामिन बी जो है, बी की डेफिशिएंसी से बेरी एनीमिया ये डिजीज़ हो जाते हैं। और विटामिन बी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरीके से आपका देखिए B2 जो है वो इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। विटामिन B6 इन ब्लड फॉर्मेशन, B12 ब्लड फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। तो विटामिन B6 एंड B12 कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन्स पैरालिसिस डेफिशिएंसी B6 की वजह से हो सकती है, B12 की वजह से मैक्रोलिटिक एनीमिया हो सकता है। तो जनरली जो भी आपसे अधिकतर पूछा जाता है व्हाट इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ बी, तो हम जनरली बेरी लिख देते हैं। अगर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा तो एक एक आप स्पेसिफिकली लर्न कर सकते हैं। ऐसे ही क्रैकिंग स्किन, पर्टिकुलरली एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ, चिलियोसिस जो बोलते हैं इसको। तो ये आपको विटामिन B2 की कमी से होती है। तो B1 इज़ बेरी एंड किलोसिस जो है वो होता है B2 की वजह से, B6 की वजह से कन्वर्जन्स पैरालिसिस हो गई, और B12 की वजह से मैक्रोलिटिक एनीमिया और परनीशियस एनीमिया जिसे कहते हैं वो डिजीज़ हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन सी की कमी से आपको पता है स्कर्वी या पायरिया, दांतों में के डिजीज़ हो जाते हैं, इसलिए ये दांतों को हेल्दी रखने में ये विटामिन काम करता है। इसी तरीके से विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ऑस्टियोमैलेशिया। रिकेट्स जो होती है वो सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रंस एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इन एडल्ट इज ऑस्टियोमैलेशिया। तो ये भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन, ये इसका फंक्शन है। इसी तरीके से टोकोफेरॉल जो है यानी विटामिन के, ये देखिए विटामिन ई जो है टोकोफेरॉल जो है वो एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन है एंड इसकी कमी से लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिविटी हो जाता है। इसी तरीके से विटामिन के जो है फ्लोक्विनोन जो है वो इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड,
और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड का क्लॉट जमने में काफ़ी टाइम लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी ब्लड बह जाता है और इस डिज़ीज़ को हम हीमोफीलिया कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पे हम जाते हैं। नेक्स्ट टेबल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स। तो इनमें जो डिफरेंस है वो हम कैसे देखते हैं, कुछ रिएक्शंस हैं उनके बेसिस पर। तो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, इट गिव्स अल्कोहल विद इफर्वेसेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो प्राइमरी अमीन होगा। सेकेंडरी अमीन अगर प्रेजेंट होगा तो इट विल गिव ऑयली नाइट्रोसोअमीन विच गिव्स लिबरमैन्स नाइट्रोसोअमीन टेस्ट। और टर्शरी अमीन होगा तो इट फॉर्म्स नाइट्राइट इन कोल्ड सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑन हीटिंग गिव्स नाइट्रोसोअमीन। तो ये एक टेस्ट है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर दूसरा है हिंजबर्ग टेस्ट। हिंजबर्ग टेस्ट जो है वो बहुत ही कॉमन है, तो आप पहले नंबर पे इसे लिखें अगर आता है तो। आपने प्रैक्टिकल्स में भी किया होगा। ड्यूरिंग रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसे हम हिंजबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। तो प्राइमरी एमीन जो होती हैं, इट गिव्स एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड विच इज़ सॉल्युबल इन अल्कली, क्योंकि एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड में एक हाइड्रोजन यानी कि एक प्रोटॉन होता है और ये अल्कली में प्रोटॉन के कारण ये डिज़ोल्व हो जाता है। जबकि जो सेकेंडरी अमीन हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल गिव एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड विच इज़ इनसॉल्युबल इन अल्कली। ठीक है, जो वाटर अल्कली में इनसॉल्युबल रहता है। क्यों? क्योंकि अब इसमें चूँकि ये सेकेंडरी अमीन से ऑब्टेन हुआ है, इसमें प्रोटॉन ये नहीं देता है, प्रोटॉन ये नहीं देगा। ठीक है, जबकि ये जो हिंजबर्ग टेस्ट के साथ एनाल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड में प्रोटॉन होने के कारण ये अल्कली में डिज़ोल्व हो जाता है। जबकि सेकेंडरी अमीन क्या देता है, एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड विच इज़ इनसॉल्युबल इन अल्कली। और टर्शरी अमीन जो होता है वो रिएक्शन ही नहीं करता है विद हिंजबर्ग रिएजेंट। तो ये एक पहले नंबर पे आप लर्न कर लें। दूसरा है आपका कार्बेलामीन। कार्बेलामीन टेस्ट की रिएक्शन जो होती है क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ होती है। प्राइमरी अमीन बड़ी अनप्लीजेंट स्मेलिंग एक कंपाउंड होता है आइसोसाइनाइड, वो बनाता है या कार्बेलामीन बनाता है। तो इसी के नाम पर हम इस टेस्ट को कार्बेलामीन टेस्ट भी कहते हैं। और सेकेंडरी और टर्शरी इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। हॉफमैन मस्टर्ड रिएक्शन जो है तो वो क्या है, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड एंड HgCl2। तो प्राइमरी अमीन फॉर्म्स एंड सब्सटीट्यूटेड आइसोथायोसाइनेट विद कैरेक्टरिस्टिक अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड सेकेंडरी और टर्शरी इसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये जो कार्बेलामीन टेस्ट ये थर्ड नंबर पे और ये जो फोर्थ नंबर पे ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बट सब में क्या है, दो में कॉमन ऑब्जर्वेशन आ रहा है सेकेंडरी और टर्शरी में। तो बेस्ट जो आप डिफरेंस लिखेंगे, अगर 1 मार्क में भी आता है या केवल एक ही टेस्ट पूछा जा रहा है तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, हिंजबर्ग टेस्ट। हिंजबर्ग टेस्ट जो है वो हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ अमीन जब रिएक्ट करते हैं तो हिंजबर्ग रिएजेंट क्या है, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंजबर्ग रिएजेंट है। प्राइमरी अमीन जब करेंगे ये हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड जो होगा वो अल्कली में सॉल्युबल होगा। सेकेंडरी अमीन रिएक्टिव करेंगे और जो कंपाउंड होगा वो अल्कली में इनसॉल्युबल होगा। और टर्शरी अमीन इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो बेस्ट जो डिफ्रेंशिएशन मेथड है वो हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ मुझे लगता है, आप भी इसको लर्न कर लें। बाकी दूसरा टेस्ट आप कार्बेलामीन कर लें। चारों आप करते हैं तो अच्छी बात है, बट ये 2 कर लेंगे तो इससे भी आपका काफ़ी काम चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट टेबल जो मैंने ली है वो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन, पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। तो इन दो में जो डिफरेंस है वो देख लें। ठीक है, इथेनॉल और प्रोपेनॉन का देखेंगे तो इथेनॉल में क्या है, CHO ग्रुप है। ठीक है, और प्रोपेनॉन में कीटोन ग्रुप है। तो टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, आप टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट जो है वो इथेनॉल दे रहा है। और क्या होता है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है।
और उसके साथ इथेनॉल ब्राइट सिल्वर मिरर देगा या फिर ग्रे पीपीटी देगा। प्रोपेनॉन में ये सिल्वर मिरर नहीं बनता है। तो इथेनॉल प्रोपेनॉन का डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस फेलिंग टेस्ट है। फेलिंग रिएजेंट के साथ जो है हीट करने पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड की रेडिश ब्राउन पीपीटी होती है, तो नो प्रेसिपिटेट प्रोपेनॉन कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। यानी कि प्रोपेनॉन टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे, जबकि इथेनॉल ये दोनों टेस्ट देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन। तो पेंटेन टू ओन जो होंगे वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, पहले ये देख लीजिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं हम। पेंटेन 2 ओन जो होगा ये देगा, और पेंटेन 3 ओन जो होगा वो ये टेस्ट नहीं देगा। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट सबसे पहले आप देख लीजिए किसके साथ किए जाते हैं। NaOH रिएजेंट जो लिया जाता है वो NaOH और आयोडीन लिया जाता है। ये दोनों जब रिएक्ट कर लेते हैं तो क्या बनाते हैं, NaOI बनाते हैं, सोडियम हाइपोआयोडेट बनाते हैं। तो जो पेंटेन 2 ओन है, पेंटेन 2 ओन देख लीजिए, CH3 CH2 CH2 CO CH3, यानी कि सेकंड पोजीशन पर कीटोन ग्रुप होने से हमें ये क्या मिलता है, मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन, इथेनॉल और इथेनॉल ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। क्या पता है मैंने आपको, मिथाइल कीटोन, इथेनॉल एंड इथेनॉल, ये तीनों जो हैं वो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। जबकि अगर हम पेंटेन 3 ओन देखें तो उसका फॉर्मूला आपको बनेगा CH3 CH2 CO, थर्ड कार्बन पर हो गया ये CH2 CH3। तो ये क्या हो गया फिर, ये इथाइल कीटोन मिला हमें, मिथाइल कीटोन नहीं मिल रहा है। तो मिथाइल कीटोन ना मिलने के कारण ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अगर जो देगा वो मिथाइल कीटोन होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। तो 4 जो करेक्ट ऑर्डर है वो आप देख लें, 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड 3,4 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो ये हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा रहता है इलेक्ट्रॉन, ये जो एक्सप्लेनेशन रहता है हमारा, ये आपका रहेगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बेस पे। तो जब ये कोई भी कंपाउंड में से अगर प्रोटॉन इजीली रिमूव हो रहा है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे मान लीजिए तो बेंजोइक एसिड है COOH, तो ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन जितने इस ओर विदड्रॉ होंगे तो उतना ये बॉन्ड वीक होगा और हाइड्रोजन जो है वो इजीली निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो COOH इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे बॉन्डेड पेयर के, और ये प्रोटॉन आसानी से नहीं निकल पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो एसिडिटी को बढ़ाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसको कम करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस बेसिस पे आपको ये आंसर देना है। आप क्वेश्चन को पढ़ें, जो मैंने रीज़न बताया उसकी रीजनिंग को फॉलो करें, और फिर आप आंसर खुद भी लिखने में सक्षम हो सकते हैं। और नीचे आंसर आपका दिया भी हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं। नेक्स्ट टेबल है हमारी कि कुछ कंपाउंड दिए हैं, कुछ कंपाउंड की लिस्ट दी है 1 2 3 4 5 6 8 9 आपको कंपाउंड्स दे रखे हैं। उनमें से आपको बताना है कि कौन एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ठीक है, कौन कैनिज़ारो कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, और कौन इनमें से कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो ये मिक्स करके दिए हुए थे, तो कैटेगराइज करके लिखा है। मैं आपको आंसर समझा रही हूँ कि कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन एल्डोल कंडेंसेशन देगा, कौन कैनिज़ारो रिएक्शन देगा और कौन
इनमें से ना एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा ना कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। तो अब इसको समझना कैसे वो देख लीजिए। एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। देखिए मैंने तो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड और कीटोन देंगे जिनमें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, जबकि कैनिज़ारो रिएक्शन केवल एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। तो आप यहाँ पर हम इसको यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। CHO ग्रुप भी दे सकता है और कीटोनिक ग्रुप भी दे सकता है, जबकि अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा और तब वो एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड, ये कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे। तो अब क्वेश्चन में देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। पहला है 2-मिथाइल पेंटेनल। तो 2-मिथाइल पेंटेनल CH3 CH2 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 पेंटेनल की बात की तो पेंटेनल ये हो गया और ये एक H रिप्लेस हो गया, इसकी जगह पर क्या आ गया CH3 आ गया। 2-मिथाइल पेंटेनल में क्या हो रहा है, इस ग्रुप के साथ ये वाला हाइड्रोजन जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ठीक है। इसी तरीके से साइक्लोहेक्सेनोन ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन में भी ये कीटोन है तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन तो नहीं देगा। अब ये कीटोन है, इसमें अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। इसी तरीके से 1-फेनाइल प्रोपेनोन, तो प्रोपेनोन आपका हो जाता है CH3 CO CH3, ये तो प्रोपेनोन हो गया। इसका एक H फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया, तो ये क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा, क्योंकि ये इस कार्बन से इससे जुड़ा हुआ, ये भी अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये भी अल्फ़ा हो गया, तो इसमें तो 5 जो हैं वो अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। फिनाइल एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड हो गया आपका CH3 CHO। अब CH3 के एक H रिप्लेस हो जाता है, CH2 रह जाएगा और ये इस पर फिनाइल ग्रुप हो गया, तो इससे जुड़ा हुआ ये अल्फ़ा कार्बन है, इस पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसलिए ये भी क्या देगा आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। अब कैनिज़ारो रिएक्शन की कैटेगरी में मेथेनल आ गया। मेथेनल में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। इसी तरीके से बेंजल्डिहाइड C6H5 CHO, इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। एंड 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो ब्यूटेनल ब्यूटेनल देख लेते हैं। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल पहले ब्यूटेनल का फॉर्मूला बनाइए, कैसे बनेगा देखिए, 1 2 3, ठीक है, 3 4, तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, एक पेरेंट जो हो गया उसमें 4 कार्बन वाला हो गया, 1 2 3 4, और ब्यूटेनल है तो CHO ग्रुप होगा, तो 1 2 3 4 हो गया, और इसमें 2 पर क्या होगा, मिथाइल ग्रुप है, और 2 पर मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो गया CH3 CH2। तो 2,2 डाइमिथाइल होने से इस पर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। अब ब्यूटेन 1 ऑल है, तो ब्यूटेन 1 ऑल ऑलरेडी क्या है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ना तो ये कैनिज़ारो देगा ना एल्डोल देगा। ऐसे ही बेंजोफिनोन है, बेंजोफिनोन C6, बेंजोफिनोन में अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कैनिज़ारो रिएक्शन इसलिए ये अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना होने के कारण ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, ठीक है। और चूँकि ये कीटोन है इसलिए कैनिज़ारो रिएक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देंगे, केवल एल्डिहाइड देंगे। तो ये आपको ये टेबल समझ में आई होगी, आप इसके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। फिर लास्ट ये कुछ कंपाउंड में डिफ्रेंशिएशन है कि कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 में
कोई एक टेस्ट बताइए जिससे डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ये भी सॉल्यूशन है, इसको समझ लीजिए। प्रोपेनल और प्रोपेनोन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो प्रोपेनल एक एल्डिहाइड है, ठीक है, और प्रोपेनोन एक कीटोन है। तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट यानी कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ जब टेस्ट देंगे तो सिल्वर मिरर बनाते हैं या ग्रे पीपीटी ऑफ सिल्वर आती है। तो ये देगा और ये नहीं देगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा जो कंपाउंड है वो है एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन। तो एसीटोफिनोन में क्या है, मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, इसलिए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा तो क्या बनाएगा, ये येलो पीपीटी बनाएगा आयोडोफॉर्म की। और रिएजेंट क्या रहेगा, आयोडीन इन एल्कलाई। तो आयोडीन इन I2 प्लस NaOH जब रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइपो आयोडेट बनाता है और यही रिएक्शन में रिएक्ट करता है। जबकि बेंजोफिनोन में मिथाइल कीटोन है ही नहीं, तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। इसी तरीके से सोडियम ये फिनॉल और बेंजोइक एसिड। तो फिनॉल और बेंजोइक एसिड में डिफरेंस कैसे करेंगे। बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या देगा, एफरवेसेंस देगा कार्बन डाइऑक्साइड की, और को तो सोडियम सॉल्ट में बदल जाएगा। जबकि फिनॉल इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, क्योंकि NaHSO3 जो होता है वो NaHCO3 जो हो गया वो बेस हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट में डिफरेंस। तो बेंजोइक एसिड फिर से वही रिएक्शन होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की एफरवेसेंस आएगी। जबकि जो ये इथाइल बेंजोएट एस्टर है ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। अब आता है आपका पेंटेन 3-ओन। पेंटेन 3-ओन जो होगा इसमें ये कीटोन है लेकिन ये मिथाइल कीटोन नहीं है, इसलिए ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, I2NaOH के साथ रिएक्शन होती है और CHI3 यानी आयोडोफॉर्म की येलो पीपीटी बनती है। जबकि पेंटेन 2-ओन अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, इसमें क्या है, मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है और ये जब रिएक्ट करेगा तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन में CHI3 की येलो पीपीटी बनाएगा। इसी तरीके से बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनोन की बात है तो एसीटोफिनोन फिर से मिथाइल कीटोन होने के कारण यह आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा और ये क्या बनाएगा, येलो पीपीटी देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है इथेनॉल और प्रोपेनॉल का। तो इथेनॉल आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है, प्रोपेनॉल आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। तो ये आपको ये टेबल से बहुत सारे डिफरेंसेस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में मैंने एक टेबल बना दी है आपको जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे कि आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर प्रेजेंट है तो हम एल्केन में से E माइनस कर देते हैं, ये वाला E हटा देते हैं, ठीक है। तो और इसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, एल्केनोइक एसिड लगा देते हैं, एल्केनोइक एसिड लगा देते हैं। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाता है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक, ठीक है, डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जो की पॉइंट है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं या डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम क्या करेंगे, एल्केन का E नहीं हटाते हैं, ठीक है। एल्केन तो वही रहेगा, एल्केन का E रहेगा वही, और फिर हम यहाँ पे देंगे लोकेंट और फिर डाइओइक एसिड लिखेंगे। जैसे ऑक्सैलिक एसिड है यहाँ पर तो लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की है तो इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। इसी तरीके से 3 कार्बन वाला जो है प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। इसी तरीके से अगर एडिपिक एसिड देखें यहाँ पर तो 6 कार्बन है और टर्मिनल 2 जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हेक्सेन में से E नहीं हटाया, आप ध्यान से देखें इधर, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ऐसे अगर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो डाइओइक एसिड डाई में लगाएंगे, ओइक एसिड
और अगर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम यहाँ पर प्रोपेन, देखिए प्रोपेन लिखा है यहाँ पर जिसका ई नहीं हटाया है, और 1 2 3 तीनों पर एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर कोई अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें हम इनोइक एसिड लगा देंगे, जैसे ब्यूट 2 इनोइक एसिड है। ठीक है, ऐसे लैक्टिक एसिड का आप सब्स्टिट्यूएंट के साथ है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो आपको पता ही है, बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा एग्जांपल है फिनाइल एसिटिक एसिड, क्योंकि ये एसिटिक एसिड ये है, इस पर फिनाइल ग्रुप ये जुड़ा हुआ है तो फिनाइल एसिटिक एसिड हो गया। ऐसे ही थैलिक एसिड को क्या कहेंगे, बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही आइसोथैलिक एसिड को क्या कहेंगे, बेंजीन 1 3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और ऐसे ही बेंजीन 1 4 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में क्या डिफरेंस है। मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 338 है, इसका 351 पॉइंट है। मिथाइल अल्कोहल जो होगा वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, और इथाइल अल्कोहल जो है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो इसी तरीके से मिथाइल अल्कोहल on heating with anhydrous sodium acetate and sulfuric acid, it forms a specific order of methyl acetate is produced, और ethyl acetate is also produced, and this is esterification। और ये क्या होगा, मतलब इथाइल एसीटेट बनेगा और इसकी फ्रूटी स्मेल आएगी। फिर क्या, ऑन हीटिंग विद सैलिसिलिक एसिड कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में तो मिथाइल सैलिसिलेट बनेगा, तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहलाता है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है नो स्पेसिफिक ऑर्डर। और हीटिंग विद ब्लीचिंग पाउडर मिथाइल अल्कोहल रिएक्शन नहीं देगा, क्लोरोफॉर्म जो इथाइल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म विद स्वीट स्मेल इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरी टेबल में जो आपको ध्यान रखना है वो आपको सबसे पहले जो जवाब देना है इनके डिफरेंस में, सबसे पहले आपको आयोडोफॉर्म के बेसिस पर आयोडोफॉर्म मिथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है, इथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। ऑन हीटिंग विद मिथाइल अल्कोहल का अगर स्टेरिफिकेशन कराएं तो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर वाला मिथाइल एसीटेट बनेगा, और इथाइल अल्कोहल का अगर स्टेरिफिकेशन कराएं तो फ्रूटी स्मेल वाला इथाइल एसीटेट बनेगा। तो ये आज के लिए बस इतना ही, और आज हमारा ये चैलेंज कंप्लीट होता है 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन भी हमने किया लास्ट डे में, 40th डे में। इसमें क्या हुआ है कि एक दिन हमारा मतलब जैसे डे आई डोंट नो कि कौन से दिन की बात है, जैसे मान लीजिए डे 39 है, तो 39 मैंने नहीं बनाया है बिकॉज एक सपोज पिछले कुछ दिनों का जैसे डे 26 दो दिन हमारा रिपीट हो गया है, जैसे 26 के बाद 27 आना चाहिए था, 27 पे भी वो सेम नंबर डल गया, इसलिए हमारा एक दिन का डिफरेंस आया है। बट आज का हमारा ये 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज कंप्लीट हुआ, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और आप भी इस चैलेंज के जितने भी वीडियोस बने सबको ध्यान से पढ़ें, समझें और अपने एग्ज़ाम में एक्सेल करें, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू।